बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब मुद्दे क्या कुछ दिखाई पड़ रहे हैं जमीनी स्तर पे और किस तरीके से अब जनता जो अपने सरकार को जिसने जनता ने जिस तरीके से नेताओं को चुना सत्ता पे किसे बैठाया और उसके बाद अब विकास के मुद्दे, पलायन के मुद्दे और रोजगार के मुद्दों पे क्या कुछ काम किया जा रहा है और किस तरीके से उन कामों का आगे आवंटन होगा, लोगों में किस तरीके से चीजें पहुंचेंगी। नीतीश कुमार भी सड़कों पे निकल रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार है जिनको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तब कहा करते थे कि अचेत हो चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार दिख रहे हैं सड़कों पे, किस तरीके से कहां कब कैसे पहुंच रहे हैं, आगे कहां पहुंचेंगे और साथ साथ अपराध और भ्रष्टाचारियों पे किस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश में सरकार जुट चुकी है। इन सभी विषयों पे बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में, हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज के मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, अचेत अवस्था में नीतीश कुमार को बताया जा रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह हो या शाम वो दोनों टाइम अलग अलग जगहों पे निरीक्षण करने निकल रहे हैं और यहाँ तक कि बीते दिनों उन्होंने उस वादे को भी पूरा किया जो वादा था कि 10,000 खाते में आएंगे, उसकी अगली किस्त भी दे दी। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के बारे में जितनी बात कही जा रही थी, जो परसेप्शन डेवलप किया जा रहा था, जी। वह उससे उलट नीतीश कुमार, देखिए, दिन भर वह सड़क पर दिखाई पड़ रहे हम्म। हैं और एक-एक चीज को रिव्यू कर रहे हैं, बहुत बारीकी के साथ मुआयना कर रहे हैं। वो एक अधिकारियों को एक-एक बिंदुवार ढंग से समझा रहे हैं कि कैसे करना है, जी। क्या करना है, कैसे करना है बेहतरी के लिए। देखिए, निश्चित रूप से डबल सेंचुरी का आंकड़ा इस बार एनडीए ने छुआ है। छुआ। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ लीजिए कि अब नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बन करके उभरी है कि कैसे हमको जनता की हर इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करना है। इस हम्म। लिहाज से वह दुगनी माने या चौगुनी कह लीजिए मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हम्म। फिर चुनाव होंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव ये पहली बार हुआ और 2002 का आंकड़ा आप 202 का आंकड़ा छू लिए, उसके बाद नहीं, फिर हम्म। आपको चुनाव की तैयारी करनी है। ऐसे में निश्चित रूप से वह जो परसेप्शन उनके खिलाफ बन रहा था उसको धाराशायी कर दिया कर दिया। उन्होंने। जी। और आपने देखा कि बीते दिन वह जो है सो सुबह सुबह सचिवालय, ओल्ड हम्म। सेक्रेटेरिएट, पुराना सचिवालय वह चले गए, निरीक्षण किया, अपने अपने भी जो यहाँ बैठने का मुख्यमंत्री का हम्म। की व्यवस्था है वहां देखा, अगल बगल का पूरा कॉरिडोर में घूमा हम्म। और एक एक बिंदुवार ढंग से अधिकारियों को डायरेक्शन भी देते रहे, क्या करना है, जी। कैसे करना है। ये तो हो गया सचिवालय। इसके बाद देखिए, टन टनाटन जो 10,000 रुपए की बात है हम्म। महिलाओं के लिए, जी। वह दूसरी किस्त, माने इससे पहले भी चुनाव के दरमियान भी 10,000 जी। रुपए की राशि गई थी। फिर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, सेल्फ माने खड़ा होने के हम्म। लिए, वह जो सो 10,000 रुपए की राशि जी। जो सो बीते दिन उन्होंने दिया हम्म। और सबके डायरेक्ट खाते में वह राशि गई। तो ये एक बड़ी राशि, बड़ी योजना, निश्चित रूप से जो उनका जो कोर वोटर महिला होती हैं, जो चुप्पा वोटर होती है, उनके खाते में गई। जी। अब देखिए, इसको लेकर के तो यह एक मसला ये हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, फिर बीते दिन ही शाम। वह जो है सो पटना के प्रतिष्ठित जो है सो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भवन का, वहाँ के आउटडोर का, सब जगह का, इंडोर का, सबका वो हम्म। निरीक्षण किया और तमाम अधिकारियों को उसके लिए भी वह डायरेक्शन, बहुत बड़ा पीएमसीएच बन रहा है। जी। तो अब उसकी तैयारी के लिए एक एक इंस्ट्रूमेंट क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, वह सबकी ही जानकारी भी उन्होंने इकट्ठा की और उसके बाद जो डायरेक्शन भी दिया। तो यह एक बड़ी तैयारी दिखाई पड़ी है नीतीश कुमार की। बिल्कुल, चुनाव के बाद नीतीश जिस तरीके से कहा जाता है कि सत्ता मिल गई तो अब बाद में कभी नेता दिखाई पड़ेंगे, लेकिन नीतीश हर दिन, हर समय, हर वक्त कहीं न कहीं जनता के बीच हैं। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 2 की कुर्सी की, जो कि सम्राट चौधरी भी खुद को ये बताया करते थे कि मैं सरकार में नंबर 2 पे हूँ और अब तो गृह मंत्रालय ही उन्हें दे दिया गया है। तो जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है, अलग तरीके से तेवर उनके बदले हुए हैं और अपराधियों पे गजब तरीके से गरज रहे हैं। लेकिन साथ में हम बात डिप्टी सीएम के तौर पे विजय सिन्हा के भी करेंगे कि वो भी शांत नहीं है, वो भी चुप नहीं है, वो भी लगातार गरज रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पे लगाम लगाना है। देखिए, अब हम बार बार जैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती है, लोगों की जी। का एक्सपेक्टेशन हाई हो गया है। हम्म। उसी तरीके से डिप्टी सीएम जो है सो सम्राट चौधरी हो या डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हो, जी। इन लोग भी जो है सो बढ़ चढ़ करके आप देख रहे हैं कि एक एक चीज का बिंदुवार ढंग से जायजा ले रहे हैं, हम्म। बिंदुवार ढंग से बात को उठा रहे हैं। हम्म। और बीते दिन आपने देखा भी कि सम्राट चौधरी ने फिर से एक बार कह दिया कि जी। 1200 जी। अपराधी ऐसे वांछित, ऐसे वांटेड हैं जिनकी एक सूची तैयार कर गई है, ली गई है और वैसे लोगों की संपत्ति जब्त होगी, जेल जाएंगे, कुर्क होगी। तो हम्म। यह एक बड़ी बात कह दिया और उन्होंने इतना ही नहीं, और ये कानून जो है सो काम करेगा, जी। लॉ काम करेगा, गुड गवर्नेंस काम करेगा। हम्म। नीतीश कुमार इसी को एस्टैब्लिश किया है, जी। तो उस पर वह अडिग हैं और यही बात आपको विजय सिन्हा भी कह रहे हैं। हम्म।
जो उप मुख्यमंत्री हैं वह भी कह रहे हैं कि अपराधी और भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। तो पुलिस निश्चित रूप से काम कर रही है और भू माफिया, बालू माफिया या शराब जो के धंधे में अवैध रूप से जो लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उसके लिए सम्राट चौधरी भी जो गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। वही बात विजय सिन्हा भी कह रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, कि यह छोड़े नहीं जाएंगे, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और यह कार्रवाई होती हुई भी दिखाई पड़ रही है। और अब आते हैं उस मुद्दे पे जो कि मुझे लगता है कि लगातार 3-4 दिनों से हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरे बिहार में, और वो है राबड़ी देवी का आवास। और वो जिस तरीके से इस वक्त अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार उस पर अब अलग अलग मंत्री भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सम्राट चौधरी भी अपनी बातें रखी हैं और विजय चौधरी ने भी अपनी बातें रखी है। तो अब इस पूरे मुद्दे को जब विजय चौधरी, जो कि जैसा कि आपने बताया कि उसी विभाग के मंत्रालय के तौर पे वो देखते भी हैं, तो उनके बयान के बाद आप पूरे मुद्दे को किस तरीके से डिकोड कर रहे हैं सर, कि अब क्या क्या लगता है फाइनली क्या होगा? उन्हें खाली करना होगा या नहीं करना होगा? देखिए, विजय सिन्हा निश्चित रूप से इस बार भवन निर्माण विभाग के भी मंत्री हैं। जी, विजय चौधरी जी। हाँ, सॉरी, विजय चौधरी। जी। तो विजय चौधरी भवन निर्माण के मंत्री हैं, तो वह उनके विभाग से ही यह लेटर जारी हुआ है। जी। तो उसी बात को जो लाइव सिटीज की रिपोर्टर समरीन ने जो वहां किया, वो उनसे जो एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसमें यह बात छन करके आई कि देखिए, सबके लिए ईयरमार्क कहने का मतलब करणांकित मकान है। वह राज्यपाल के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए, विधानसभा अध्यक्ष के लिए, विधान परिषद के सभापति के लिए, तो और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी जो कर्णांकित और ईयरमार्क मकान है। एकमात्र जो है सो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाम से कर्णांकित या ईयरमार्क मकान नहीं था। तो वही ईयरमार्क और कर्णांकित मकान जिसको हम लोग कह रहे हैं, वह 39 हार्डिंग रोड कर दिया गया है, जो कि राबड़ी देवी का नया पता और ठिकाना होगा। इससे पहले 10 सर्कुलर रोड का उनका आवास हुआ करता था, अब 39 हार्डिंग रोड होगा, जो कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में राबड़ी देवी है, उन्हीं के नाम से यह हो गया है। तो ऐसे में अब कर्णांकित मकान उनको अलॉटेड है, राबड़ी देवी को। अब तो देखने और समझने वाली बात है, जितनी बात मंत्री भवन निर्माण विजय चौधरी ने कही है, तो वो अब उसमें कब जाती हैं, क्या होता है, नहीं जाती हैं, यह विषय एक अहम सवाल बिहार की राजनीति में इन दिनों बना हुआ है। बिल्कुल, तो इसको लेकर सम्राट चौधरी भी अपनी बातें रख रहे हैं लगातार, उनसे भी जब सवाल किया जा रहा है तो उन्होंने कुछ कैसी कानूनी चीजें बताई कि कानून, और चूंकि उन्होंने कह दिया कि आवास किसी मंत्री और नेता का नहीं, जनता का होता है। देखिए, निश्चित रूप से सरकारी आवास तो वह रोटेशन में होता है। आप जीत करके आए तो आपको मिल जाएगा, आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो मिल जाएगा, मुख्यमंत्री हैं तो मिल जाएगा, विधानसभा के अध्यक्ष हैं तो मिल जाएगा, विधान परिषद के सभापति हैं तो मिल जाएगा। फिर आप नहीं रहिएगा तो फिर वो आवास आपको नहीं मिलेगा। इतनी बात तो तय है। तो देखिए, अब जो सम्राट चौधरी जो गृह विभाग की जिम्मेवारी में है, उप मुख्यमंत्री हैं, तो वही बात वह कह रहे हैं कि सरकार किसी माने कोई भी आदमी होता है उसका मालिक नहीं होता है, वो जनता का है, निश्चित रूप से जनता का है, जनता की राशि ही मिलती भी है। यह कोई समझने और समझाने वाली बात नहीं है। बात इतनी है कि वो क्या करें, किसी का वह मालिकाना हक नहीं होता उसको। ये सम्राट चौधरी कर रहे, निश्चित रूप से मालिकाना हक नहीं है। वह जब जिसको छोड़ना होगा, जिसको अलॉटेड होगा, जिसके कर्णांकित मकान में आप रहिएगा, तो वो वही रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो निश्चित रूप से जब एलोकेशन हो गया, जब आवंटित हो गया, जब कर्णांकित हो गया, जब ईयरमार्क हो गया उनके नाम से 39 हार्डिंग रोड, तो अब उनको जाना ही होगा उसमें। दूसरा कोई समाधान नहीं है। नहीं तो फिर समाधान उसका वही है कि आपस में कन्फ्रंटेशन हो सरकार से और विपक्ष में। बिल्कुल, तो ये तो हॉट टॉपिक जो बीते दिनों बिहार में बना हुआ, तो उस पर हमने बात कर ली। लेकिन आगे एक और बड़ा हॉट टॉपिक, और उसको देखकर कहीं देखें तो लगातार 4-5 दिन उसकी चर्चा होने वाली है, वो है सदन का सत्र। और इसको लेकर अब कुछ आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र है। तो क्या कुछ होने वाला है और किस तरीके से उस 5 दिनों को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक सत्र चलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से सत्र विधानमंडल का सत्र चलने वाला है, तो उस दरमियान वह आम प्रैक्टिस है, यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पर आपको 144 रहेगा, 4 लोग एक जगह जमावड़ा लगा के नहीं खड़ा होंगे। तो वह विधानमंडल का जो परिसर है, उसके आसपास के क्षेत्र में यह व्यवस्था एक तरीके से कहा जाए तो
धारा 144 लागू जी। होता है, तो वह कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो होगा ही होगा। हुँ, और इसके लिए वह आपको एसडीएम पटना प्रशासन, जी, अब विधानमंडल के आसपास जुलूस ले जाने में जी। प्रतिबंध होगा, आपको जिंदाबाद नहीं करना होगा। तो यह नारेबाज़ी सब नहीं करनी, जी। नारेबाजी नहीं करनी होगी, यह तो व्यवस्था आम व्यवस्था है और इस आदेश को स्ट्रिक्टली फॉलो कराना जिला हुँ, प्रशासन का भी जिम्मा है। इसलिए बिल्कुल। एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी विधानमंडल के आसपास के इलाके में तमाम उस रूट पर, उस भवन के आसपास होता है। तो सदन में तो 243 विधायक दिखाई देंगे। ये चर्चा हम लोग 1 से 5 तारीख के लिए किए कि 243 विधायक किस तरीके से सदन में पहुंचेंगे। सदन में एक पार्टी के एक विधायक ही पहुंच पाए, वो थी बीएसपी मायावती की पार्टी। अब मामला ये दिखाई दे रहा है कि उस पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने ही अपना पद छोड़ दिया। तो एक तो मायावती ने ये गलती की या सही कदम था कि उन्होंने पूरे सीट पे, जब जितने भी सीटों पे चुनाव लड़ा, अकेले यानी किसी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा और हालत ये हुई कि एक सीट पे जीत दर्ज हुई। तो उनके एमएलए अब पहुंचेंगे सदन में, लेकिन उसके पहले एक बड़ा झटका। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती की पार्टी है। जी। जो हाथी उनका चुनाव चिन्ह है, रामगढ़ से इस बार उनके विधायक चुन करके एकमात्र आए सतीश कुमार। जी। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात समझ लीजिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एक ही सीट पर उनके प्रत्याशी जीत करके आए थे, जो कि नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए थे 2020 में, जी। और फिर इस बार शामिल है नीतीश कैबिनेट में जमा खान। तो जी। ये बसपा की है। तो ये अब देखने वाली बात है कि बसपा के बिहार मामलों के चुनाव प्रभारी अनिल कुमार हैं, वह व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। जी। बातचीत भी लाइव सिटी से उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत कारणों से कोई खुन्नस नहीं, कुछ नहीं पार्टी में, और पार्टी की मजबूती के लिए लगातार वह लंबे समय से लगे रहे, और जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी का, वह अनिल कुमार की ही देन है बिहार में। बिल्कुल, तो ये तो बीएसपी की बात हो गई। बात भाजपा की भी करेंगे और बात चिराग पासवान की भी। आखिरी 2 खबरों पे आपको नज़र फरमाना होगा, इसलिए भी क्योंकि एक तो बीजेपी नेता की गई और दूसरा कि चिराग पासवान अपने ही कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो इसको किस तरीके से देखें? नहीं, खगड़िया में भाजपा के एजेंट जी। दिलीप कुमार, जी। उनको जो है सो अपराधियों ने उनको टारगेट किया है, और वह भाजपा के अच्छे और कदावर चेहरे थे, और उनको टारगेट करने के बाद अब जो घटना हो गई वहां पर खगड़िया में, जी। उसके बाद पुलिस जो है सो अनुसंधान में लगी हुई है। निश्चित रूप से वह शिकंजे में आएंगे, और एक तरीके से कहा जाए तो यह डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। हुँ। गृह मंत्री जो है सो आपको सम्राट जी। चौधरी हैं, तो यह भी एक बड़ी चुनौती है, और उन्हीं की पार्टी के यह विधायक भी हैं, तो माने यह कार्यकर्ता भी हैं जी। खगड़िया से। तो निश्चित रूप से दिलीप कुमार के का जो टारगेट हिट किया गया है अपराधियों के लिए, तो यह एक बड़ी चुनौती है उनके लिए, और वो निश्चित रूप से शिकंजे में आएंगे। अब रही बात चिराग। चिराग पासवान, जी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो है सो बीते दिन पटना में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 25वां उनका माने स्थापना दिवस था पार्टी जी। की ओर से। उसमें मंच पर तमाम जो है सो उनके नवनिर्वाचित विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने हैं सब थे, एकमात्र कोई नहीं पहुंचा, तो वह थे चिराग पासवान, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में उनको दिल्ली से पटना आना था, तो उनकी अचानक तबीयत जो कही जा रही है कि खराब हो गई, इसलिए वह एयरपोर्ट से फिर वह अपने सरकारी आवास जो दिल्ली में है उनका, वहां लौट गए। तो यह एक अब तक ऐसा नहीं देखा गया था कि अब तक जो है सो चिराग पासवान की पार्टी की स्थापना जब भी हुई, जब भी उनका वह कार्यक्रम हुआ, तो रामविलास पासवान श्रद्धेय रहा करते थे। उसके बाद के दिनों में चिराग पासवान भी रहा करते थे, लेकिन यह पहली बार है कि थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में 2002 का आंकड़ा भी पार किया एनडीए ने, और उसमें चिराग पासवान की पार्टी ने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी बेहतर परफॉर्म किया। लोकसभा में भी परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, उसके बावजूद इतना बड़ा बढ़िया कार्यक्रम पर वो नहीं आए। तो यह एक निश्चित रूप से यह समझने और देखने वाली बात है। बिल्कुल, तो चिराग का नहीं पहुंच पाना कार्यक्रम में सवाल तो बन ही रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ है, किस तरीके से कारणों का हवाला दिया गया, तबीयत खराब की बात कही गई, लेकिन देखना होगा आगे किस तरीके से एनडीए गठबंधन जो है वो सत्ता को चला पाती है, और किस तरीके से योजनाओं का जो क्रियान्वयन है लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, और साथ साथ नीतीश कुमार की एक्टिविटी पे सबकी नजर है कि आगे वो क्या कुछ करने वाले, और साथ साथ भ्रष्टाचारी और अपराधियों पे किस तरीके से बिहार में लगाम लगाया जाएगा। योगी मॉडल की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो नीतीश मॉडल, सम्राट मॉडल का भी जिक्र हो रहा है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।